हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको हम NCRF इस तरीके से भी लिखते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली 2023 में, अप्रैल 2023 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई है और इसको अनाउंस भी किया गया है कि हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया है UGC ने कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जी। तो ये रिपोर्ट जो है ये एक हाई लेवल कमेटी ने बनाई है। उस कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स थे और उन मेंबर्स कहाँ से थे? UGC से भी थे, AICTE से भी थे, NCVET, DOSCL, DOHE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, CBSE, NCERT, NIOS एंड DGT। ठीक है जी। सो ये रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। 106 पेज की PDF है इसकी, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख के वो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। सो काफी डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा। अराउंड 59 स्लाइड्स हैं, बट वो 59 स्लाइड्स 106 पेज के आगे कुछ नहीं है। बहुत टाइम लगा है 106 पेज पढ़ने में। तो जो चीजें मैं कंपाइल करके आपको समझा रही हूँ उनको समझ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं है 106 पेज की PDF जो है वो हर कोई बच्चा पढ़ेगा। शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती तो मैं भी नहीं पढ़ती। सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो फिर भी मैक्सिमम कोई बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्योंकि रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था वहां पे इससे फैक्चुअल क्वेश्चन आया है, जो कि ये चीज शो करता है कि नेट या बाकी जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वहां पे नेट के पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन में यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो ये जो इसमें जो मेंबर्स जहां से मैंने बोला ना कि एक मेंबर्स हैं ये UGC, AICTE, ये जितनी भी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस या ये जो एजुकेशनल बॉडीज हैं इनसे आपको क्या करना है, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन नेशनल काउंसिल फॉर अच्छा ओके दो बार आ गया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी सबको ही इंक्लूड किया गया है एक तरीके से। ओके, सो इसमें जो जो चीजें याद रखने की होंगी, फैक्चुअल होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क बनाया गया है उसकी जो ये हाई लेवल कमेटी थी, ये कमेटी 18 दिसंबर 2021 नवंबर 2021, सो इस दिन जो है इस कमेटी के लिए नोटिस निकला या ऑर्डर निकला कि भाई ये कमेटी बननी है। फिर कि किस चीज के लिए बना रहे हैं हम, एक नेशनल क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर फ्रेमवर्क। किसके लिए? वोकेशनल और जनरल दोनों तरीके की एजुकेशन के लिए। चेयरपर्सन कौन है वो याद रखना जरूरी है। डॉक्टर NS कलसी जो है वो चेयरपर्सन है, जो कि ऑलरेडी किसके चेयरपर्सन है? NCVET के, यानी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ये ऑलरेडी चेयरपर्सन है। सो इस हाई लेवल कमेटी के भी चेयरपर्सन इनको बनाया गया है। सितंबर 2022 में एक ड्राफ्ट आता है, जो कि जैसे अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट आया था और उसके बाद हमने उसको ओपनली पब्लिक में रखा था ना सजेशंस के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी सितंबर 2022 में एक ड्राफ्ट ये सबमिट करती है हाई लेवल कमेटी। फिर वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। वहां से जो सजेशंस आते हैं उनको कंपाइल करके और चेंजेस करके अप्रैल 2023 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और चूंकि ये 2023 का ही डॉक्यूमेंट है, रिसेंटली आफ्टर NEP 2020 आया है, सो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें याद रखना। सो और हाल ही में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, क्योंकि 2023 की बात हो रही है ना, सो उसी टाइम पे ही मई के दौरान जो है ये न्यूज में आती है चीज की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने अनाउंस किया इम्प्लीमेंटेशन इसका, कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए जितनी भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर। ओके, इस यहां तक आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो वो फुल फॉर्म्स याद रखनी है, दूसरा आपको चेयरपर्सन का नाम याद रखना है, रिपोर्ट कब सबमिट हुई ये याद रखना है। ओके,
फर्दर अगर बात करें तो इसमें आप पूरा डॉक्यूमेंट जब देखेंगे तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी मिलेगी, देन आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। ओके, सो एग्जीक्यूटिव समरी हम लास्ट में करेंगे ताकि वो एक रिवीजन की तरह हो जाए पूरे डॉक्यूमेंट का, क्योंकि समरी में रिवीजन ही होता है एक तरीके से। ओके, बाकी हम एक से लेके 5 सेक्शन तक एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 1 की, और जब इंट्रोडक्शन की बात आ रही हो ओवरव्यू में, सो इंट्रोडक्शन में तो बेसिक से चीजें होंगी ना, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी होगी सेम हियर कि इंडिया जो है वो एक यंगेस्ट नेशन है जिसमें मोर देन 62% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज ग्रुप में आती है, यानी 15 to 59 ईयर्स। ओवर 54% जो है टोटल पॉपुलेशन का वो 25 साल से नीचे, यानी यूथ की पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि हमें पता है। सो हमारी एबिलिटी जो है वो क्या करने की, ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की यूथ को, वो डिटरमाइन करेगी कि अगर हमने बेटर तरीके की हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हमारे यूथ को प्रोवाइड की हैं तो फ्यूचर अच्छा होगा कंट्री का, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सो फोकस किस पे है, हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने पे है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की जो एपिक सबमिट है 2015 का, वो किस बारे में था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, जिसमें 2030 का एजेंडा हमने दिया, उसमें 17 सस्टेनेबल गोल हमने दिए। उन 17 सस्टेनेबल गोल में भी ये चीज काफी एम्फेसाइज की गई कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक बेसिक नेसेसिटी की तरह होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, तो यानी बेसिक नेसेसिटीज के बाद हमें स्किल के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इसीलिए गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम इंश्योर करते हैं इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। राइट, अगर क्वालिटी एजुकेशन हम यूथ को प्रोवाइड कर पाएंगे, हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट कर पाएंगे सबके लिए, तो वो चीज जो है वो हमारे कंट्रीज के फ्यूचर के लिए अच्छी होगी। और ये 2030 तक का एजेंडा है कि 2030 तक ये चीजें करनी है। सो ये एक बेसिक सिनेरियो सा आ जाता है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं क्रेडिट्स की कि अब तक क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ओवरव्यू है ना, तो ओवरव्यू में तो हम ये बताएंगे ना कि अभी रिसेंटली क्या चीजें हैं, और बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या चीजें करनी है। तो अगर हम स्कूल एजुकेशन की बात करें तो कोई भी एस्टैब्लिश्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क है नहीं, अगर रेगुलर स्कूल एजुकेशन की बात की जाए तो। हाँ, NIOS जो ओपन स्कूलिंग की बात करते हैं, जिसमें हम 8th 10th 12th करते हैं, वहां पे जरूर क्रेडिट्स मेंशन है। वहां पे वो हर एक सब्जेक्ट को 240 घंटे सेल्फ स्टडी के देने को बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन स्कूलिंग है ना, आप थोड़ी पढ़ा रहे हो उसमें, तो आप सिर्फ बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हो। राइट, सो हर एक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी आवर्स 240 आवर्स हमें देने हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हमें पता है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हम 5 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो अगर 5 सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट को 240 घंटे दे रहे हैं, तो सिंपल सा मैथ है, 24 5 120 यानी 1200 घंटे हो गए जी। और ये 1200 घंटे एक साल के हैं, और ये हम 40 क्रेडिट में इनको समअप कर रहे हैं। सो अगर मैं ये देखूं कि एक क्रेडिट पॉइंट का मतलब क्या होगा, तो 1200 घंटे डिवाइड बाय 40 क्रेडिट, यानी एक क्रेडिट में 30 घंटे आ गए, और एक क्रेडिट में हर एक सब्जेक्ट में 8 क्रेडिट आ गए, क्योंकि 240 घंटे है ना एक सब्जेक्ट के लिए। सो इसको 4 8 डिवाइड करेंगे ना, तो 40 8 240। सो 8 क्रेडिट, हर एक सब्जेक्ट के लिए 8 क्रेडिट हो गए, और हमारे पास एक क्रेडिट का मतलब हो गया 30 घंटे। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है NIOS की जब हम बात करते हैं। ओके, हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पे CBCS सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, जो UGC यूज करता है। इसकी मेन हाइलाइट्स क्या है कि ये हमें मेजरली तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो कोर्स लेना चाहे मर्जी से वो ले सकते हैं इसके अंदर, और अपनी पेस के हिसाब से सीख सकते हैं। सो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वर्टिकल मोबिलिटी के लिए भी। ओके, ये बेसिक सी हाईलाइट है, मेजरली हम फ्लेक्सिबिलिटी याद रखते हैं। तो CBCS सिस्टम हो गया UGC के द्वारा हायर एजुकेशन लेवल पे, NIOS के द्वारा हो गया अपना ये अपना पहले वाला जो अपना क्रेडिट सिस्टम है वो। स्कूल एजुकेशन में फर्दर अगर रेगुलर स्कूल एजुकेशन की बात करें तो कोई क्रेडिट सिस्टम है ही नहीं। हायर एजुकेशन में जब स्किल की बात आती है तो समवे भी आता है जी, AICTE के द्वारा। समवे की फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। जैसे स्वयं की फुल फॉर्म पूछी जाती है, या स्वयं प्रभा से क्वेश्चन रिसेंटली आते रहते हैं, तो स्वयं की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और 1-2 एग्जाम में पूछी भी गई है। तो स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स किसके लिए, फॉर ए वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ।
ओके, सो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सो ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज के लिए, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें ये जनरल एजुकेशन क्रेडिट की बात करते हैं। जनरल एजुकेशन क्रेडिट भी क्या हो गया, जो कि मेजर कर रहा है कि आपने कोर्स वर्क में क्या क्या काम किया है, तो एक यूनिट है मेजरमेंट के लिए। ओके, इसमें हम क्या करके चलते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर वीक जितनी जरूरत है उनको डिटरमाइन करके चलते हैं। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। प्लस अभी जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ने आगे जाके, ये तो हम अभी तक की बात कर रहे थे ना, पहले क्या था, अभी हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो लेवल्स मेंशन है हमें वो याद रखने हैं, वो फैक्चुअल पार्ट याद रखना है जहां से क्वेश्चन के चांसेस हैं। ये चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और अब इसके ऊपर अपने पास नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ जाएगा, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा समझ लीजिए कि अच्छा ठीक है, समवे था पहले, मतलब अभी भी है वैसे तो 2014 में जो है इसको लॉन्च किया गया था MHRD के द्वारा, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और वो क्या करते हैं, ये क्रेडिट, एक क्रेडिट का मतलब 14 से 15 घंटे थियरी, अगर थियोरिटिकल क्लास है तो, प्रैक्टिकल है, लैब वर्क है, वर्कशॉप है तो 28 से 30 घंटे, यानी डबल उसका। ओके, एक क्रेडिट बराबर होगा किसके, 14 to 15 पीरियड्स, और कितने मिनट के, 60 मिनट के थियरी के लिए। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, ये 28 से 30 पीरियड रहेंगे 60 मिनट के, यानी डबल हो गया ना बेसिकली, वो याद रखिए आपकी। प्रैक्टिकल में हम डबल लेके चल रहे हैं। इंटर्नशिप या फील्ड वर्क की बात करेंगे, वो भी वेटेज बना के चलेगा। सेल्फ लर्निंग जो है वो उसका भी एक वेटेज रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ एक चीजें पहले की थी। तो ये ओवरऑल कैसे ब्रेक डाउन करते हैं क्रेडिट्स को, ये बोलते हैं थियरी 15 घंटे का एक क्रेडिट, प्रैक्टिकल जो, क्योंकि हम ऊपर हमने 14 से 15 घंटे की बात की ना, तो 14 यहाँ तो 15 दूनी 30 और 14 दूनी 28, तो ये 28 से 30 हो गया। इस तरीके से था वो अप्रोक्सीमेट, बट अगर आप एग्जैक्ट लेके चले तो थियरी एक क्रेडिट 15 घंटे, प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो 30 घंटे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे तो एक घंटा जो है वो, सॉरी एक क्रेडिट जो है वो 40 to 45 आवर्स का हो जाएगा। थियोरिटिकल में हम ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ लर्निंग को भी, थियरी की क्लास की बात करते हैं जिसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे, प्रैक्टिकल में हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं थियरी के साथ साथ, और एक्सपीरियंशियल में आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हो, विजिट्स करते हो, इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गई या बाकी फील्ड विजिट्स हो गई, सो उस बेसिस पे जो आप चीजें सीख रहे हो वो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, सो ये समवे के अकॉर्डिंग है, AICT जो कि उसको हैंडल करता है या रेगुलेट करता है। ओके, उसके अलावा UGC की भी गाइडलाइंस हैं, किससे रिलेटेड, स्किल बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड, किसके अंडर, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन NSQF के अंडर। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये दो तरीके की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि मिक्स होना चाहिए, कोई भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम है ना, उसमें जनरल और स्किल वाले कंपोनेंट को मिक्स करना है। जो जनरल कंटेंट रहेगा आपका, वो जनरल कंटेंट टोटल का कितना, 40% होना चाहिए, 30 to 40% जनरल कंपोनेंट। ठीक है, और जो स्किल वाला कंपोनेंट है वो मिनिमम 60% होना चाहिए, आप उसको 60 to 70% तक एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, अगर ये 60 से 70 हो गया तो ये ऑब्वियसली 40 से 30 हो जाएगा, जो जनरल एजुकेशन वाला कंपोनेंट है। सो ये दो चीजों की बात जो है वो UGC की गाइडलाइंस भी करती हैं। जब अगर हम रिसेंट की बात करें, IITs IIMs जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे क्रेडिट का क्या स्ट्रक्चर है, उनका अपना अलग ही चलता है, क्योंकि वो ऑटोनमस और हर एक इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता है। यूजुअली जो IITs हैं वो LTP स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। आप LTP की फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हो। IITs IIM की बात आए तो LTP लेक्चर, ट्यूटोरियल एंड प्रैक्टिकल आवर्स। ओके, अब जो करिकुलर डिजाइन ये करते हैं ना किसी भी प्रोग्राम के लिए, सो वो डिजाइन जो है वो अलग अलग वेरी कर सकता है। ठीक है, उसमें डेफिनेटली हम लेक्चर के लिए, ट्यूटोरियल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए असाइन करेंगे क्रेडिट्स को, बट वो क्रेडिट जो असाइन कर रहे हैं वो वेरी कर सकते हैं IIT to IIT भी। ओके, वो चीज ध्यान रखनी है। बट हाँ, IITs IIM की बात आए तो LTP स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं कि वो इस बेसिस पे कि कितने लेक्चर, कितने ट्यूटोरियल्स, कितने प्रैक्टिकल आवर्स किए गए हैं, उस बेसिस पे वो क्रेडिट देंगे। ओके, देन बात आती है जी वोकेशनल एजुकेशन की। उससे रिलेटेड भी एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है, जो कि 2013 से ही नोटिफाई किया गया था, वहां पे तब से हमारे पास है वो चीज। सो ये भी एक नेशनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल फ्रेमवर्क है, जो कि प्रोवाइड करता है अलग अलग पाथवेज, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोबिलिटी जो है उसको फैसिलिटेट करता है विद इन और बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो है। ठीक है, सो वो चीजें हैं यहाँ पर भी। इसने क्या किया था, NSQF ने अब तक 1 से 10 तक
तक लेवल्स बना रखे थे, बट वो लेवल्स अब रिवाइज करके जब हम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो हम उसको 1 से 8 तक लेके चलते हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पहले 10 थे वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो, अब वोकेशनल हो चाहे जनरल हो चाहे स्कूल लेवल पे हो हायर लेवल पे हो 1 to 8 लेवल में ही कंपाइल उसको कर दिया गया है। ओके, अब हमें सेक्शन 2 में डिस्कस करना है जेनेसिस, यानी हमें जनरेट करना है कि एनसीआरएफ की बात हो क्यों रही है, जरूरत क्या है सबसे पहली चीज तो। सो अगर जरूरत की बात करें तो डेफिनेटली एनईपी 2020 अपनी जब से आई है वो एम्फेसिस डालती है कि हमें जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो है वो रखनी है। ऐसा ना हो कि बच्चा म्यूजिक लेना चाह रहा है और फिजिक्स भी पढ़ना चाह रहा है तो वो दोनों साथ ना ले पाए, तो उन सारी चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए हमें एक क्रेडिट फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ताकि हम मोबिलिटी कर पाएं। सो बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन है उसको फुलफिल करने के लिए, चीजों को एक साथ लाने के लिए हमें एक पूरे बड़े लेवल पे एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ रही है, ताकि वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अगर हम इफेक्टिवली क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनेबलिंग इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन में और स्किल इकोसिस्टम में थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी 2020। सो हमें ओवरऑल एक की जरूरत है, तो नेशनल लेवल पे जरूरत है, इसलिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है जो कि एक कंपाइल कर देगा बड़े लेवल पे। फायदे क्या क्या होंगे इसके अगर ये बनता है तो, सो ये हार्ड सेपरेशंस को रिमूव कर देगा, यानी जो क्रेडिट्स दिए जाएंगे वो क्रेडिट मैटर करेगा, ये नहीं मैटर करेगा कि आपने साइंस बैकग्राउंड से चीजें की हैं या ह्यूमैनिटीज से की हैं या वोकेशनल एजुकेशन की है। अगर आपके क्रेडिट सेम हैं सो बेसिकली क्वालिफिकेशन की जगह, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्वालिफिकेशन में आपने ये सब्जेक्ट लिया हो, ये चीजें हो, उस क्वालिफिकेशन की जगह अब हमारे पास क्रेडिट्स आ जाएंगे एक तरीके से, तो एक हार्ड सेपरेशन रिमूव हो जाएगा। ये एस्टेब्लिश करेंगे इक्विवेलेंस, यानी जो जनरल और वोकेशनल एजुकेशन जिनको हम अलग अलग लेके चलते हैं उनको बराबर लेवल पे ले आएंगे। अब हम अगर बराबर आ गई तो मोबिलिटी हो पाएगी बिटवीन भी और विद इन भी, राइट। देन एनेबलिंग प्रोविजंस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, किस कैसे, क्योंकि हम मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल एंट्री MEME ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इसकी बात करता है, ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात करते हैं। इंटीग्रेशन और इंटरमिंगलिंग ऑफ एजुकेशन स्किल या फिर वर्क एक्सपीरियंस, वो सारों का इंटीग्रेशन हम लेके आएंगे। ये एनेबल कर देगा लर्निंग की क्रेडिटाइजेशन को, यानी हम जो भी बच्चा सीख रहा है ना, चाहे उसकी कोई भी लर्निंग कैपेसिटी हो, उस लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से जो उसने सीखा है उस हिसाब से हम उसको क्रेडिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोविजंस देगा हमें फॉर रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, यानी पहले से जो आपने सीख रखा है उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको कैसे क्रेडिट्स में कन्वर्ट किया जाए, वो जो है यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, ये एडवांटेजेस रहेंगी। तो इसके लिए जब हम डेवलप करेंगे, यानी अब तक हमने सेक्शन 2 में बात की जेनेसिस की, सेक्शन 1 में बात की ओवरव्यू की, सेक्शन 3 में हम अब डेवलप करेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को। उसके लिए हमने फॉर्मुलेट की एक हाई लेवल कमेटी, जो हमने पहले उसमें भी बात की थी स्लाइड में कि 2021 में एक हाई लेवल कमेटी विद वेल डिफाइंड टर्म ऑफ रेफरेंसेस। ओके, सो मतलब पूरा डिफाइन कर रखा है कि क्या क्या उसको करना है। सो इस हाई लेवल कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया क्या करने के लिए, एक नेशनल क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर फ्रेमवर्क बनाने के लिए, और इसमें ये इंश्योर करेगी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को, प्लस इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हेड और सीनियर ऑफिशियल्स की रिप्रेजेंटेशन है, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, इनकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखनी है। कमेटी के चेयरपर्सन किसको बनाया गया है, डॉक्टर NS कलसी को, यानी निर्मलजीत सिंह कलसी, जो कि एक रिटायर्ड IAS हैं और चेयरपर्सन हैं NCVET के, यानी वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के वो चेयरपर्सन हैं। सो उनको यहाँ ये चेयरपर्सन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके जी, फर्दर अगर बात करें तो क्या टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं जिन पे ये काम करेंगे, यानी किस क्या क्या करना है ना, इनको ऑब्जेक्टिव्स क्या है वाली सिचुएशन। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए ये एक फ्रेमवर्क रेडी करेंगे। ये क्रेडिट्स को, कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट पॉइंट्स क्या होंगे, उन सबको डिफाइन करेंगे। एक फॉर्मूला डिवाइस करेंगे ताकि कैलकुलेट किया जा सके क्रेडिट्स को, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, हायर लेवल एजुकेशन पे हो या फिर वोकेशनल एजुकेशन का हो। ओके, देन ये एक फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट करेंगे जो कि क्रेडिट एक्यूमुलेशन के लिए होगा, कि हम सभी लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं,
इकट्ठा कर रहे हैं क्रेडिट्स को। देन ये फ्रेमवर्क जो बनाएंगे वो क्रेडिट ट्रांसफर यानी एक्यूमुलेशन की बात करेंगे, देन एक्यूमुलेट करने के बाद क्रेडिट ट्रांसफर की भी बात करेंगे। एक एकेडमिक इक्विवेलेंस मेंटेन करेंगे ताकि जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बीच में अगर आपको मोबिलिटी करनी है या विद इन वोकेशनल एजुकेशन आपको मोबिलिटी करनी है, सो वो चीजें पॉसिबल हो पाए, फिजिबल हो पाए। और एक मैकेनिज्म बनाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें एक्यूमुलेशन, क्रेडिट को स्टोर करना, देन क्रेडिट को रिडीम करना। सो ये तीन, यहाँ पे तीन मेंशन है, बट आप बाद में देखेंगे कि ये क्रेडिट को असाइन करना, पहले तो कि कैसे असाइन करना है, असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट, देन असाइन करने के बाद उसको एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करने के बाद उसको स्टोर करना, स्टोरेज उसकी, और उसके बाद स्टोर करके वापस से जब उसको रिडीम करना हो सो उसका रिडम्पशन। तो ये चारों चीजों की बात करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो किसकी बात करता है, असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट की, एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट की, स्टोरेज ऑफ क्रेडिट की, रिडम्पशन, तो ये चारों चीजों की बात करता है। ठीक है जी। फर्दर अगर बात करें तो इन्होंने ये ड्राफ्ट सबमिट कर दिया था जो मैंने आपको बता दिया। फिर इन्होंने ड्राफ्ट के बाद जो है 19 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 में क्या किया गया कि इसको ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए, ताकि ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, कमेंट्स जो है वो रिसीव किए जा सकें। और फाइनलाइज करके फिर इन्होंने अप्रैल अप्रैल 2023 में इसकी रिपोर्ट जो है वो फाइनल सबमिट कर दी, जो अब हमें पढ़नी है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है, यानी सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो इसके क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। सो एक तो एक क्रेडिट कर रहा है, क्रेडिटाइजेशन है ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग का, चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन सीख रहे हो, चाहे आपने पहले से प्रायरली सीखा है। सो ये हर तरीके की लर्निंग होनी चाहिए, हर एक तरीके की लर्निंग को क्रेडिट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट करेंगे ये लर्निंग के इन ऑल डायमेंशंस। ठीक है, यानी आप चाहे एकेडमिक लेवल पे आपने चीजें सीखी हो, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखी हो, चाहे थ्योरेटिकली सीखी हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे सीखी हो, आपने कैसे भी सीखी हो आपको यहाँ क्रेडिट मिलेगा। तो ये लर्निंग सभी टाइप के जो डायमेंशंस हैं लर्निंग के उनको इंटीग्रेट कर रहा है। देन ये एक सिंगल क्रेडिट लेवल जो है वो मेंशन कर रहा है, असाइन कर रहा है। असाइनमेंट के साथ साथ ये एक्यूमुलेट करना, स्टोर करना, अच्छा ट्रांसफर करना भी, मैंने ट्रांसफर नहीं बोला ना, 4 चीजें बोली, तो 5 चीजें याद रखिए, असाइनमेंट, एक्यूमुलेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर एंड रिडम्पशन ऑफ क्रेडिट जब भी जरूरत पड़े। ये जो क्रेडिट्स दिए जाएंगे ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्ट्रीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कोर्स कौन सा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। सो जो क्रेडिट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग, हर तरीके की लर्निंग के लिए असाइन किए जाएंगे। टोटल नोशनल आवर्स प्रिडिक्ट किए जाएंगे कि टोटल घंटे कितने होने चाहिए, नोशनल लर्निंग आवर्स, सो जो कि ये 1200 देंगे सबके लिए। ठीक है, देन है असाइनमेंट, असेसमेंट बहुत मैंडेटरी है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने पहले से कुछ सीख रखा है, बट पहले से कुछ सीख रखा है ये कैसे पता चलेगा, ये असेसमेंट से पता चलेगा। सो बिना असेसमेंट के कि लर्निंग है कि नहीं है आप जो है क्रेडिट असाइन नहीं करेंगे। तो असेसमेंट जो है वो मैंडेटरी ऑप्शन आ जाता है कि असेसमेंट तो होगी ही होगी। इक्विवेलेंस डेफिनेटली रहेगा, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन रहेगा ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी बनी रहे। मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन रहेगी, उसका प्रोविजन हमारे पास रहेगा, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा, आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, साइंसेज वाला वो चक्कर नहीं होगा। यहाँ सारे ये इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर को भी क्या करेगा, अलाउ करेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिप्लिन जो है वो हो सकते हैं। मुझे म्यूजिक के साथ फिजिक्स पढ़नी है, सो वो एक अलग से कॉम्बिनेशन हो गया ना। सो वो ये इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर को भी वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। प्रोविजंस फॉर इंटीग्रेशन कि वोकेशनल एजुकेशन या जो स्किल है उसको एकेडमिक एजुकेशन के जो लेवल्स हैं उसके साथ आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो उसका प्रोविजन भी यहाँ है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एम्पावर, मतलब जो बच्चे हैं उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपने चॉइस से अपने कॉम्बिनेशंस जो है वो बना सकते हैं और अपने हिसाब से चीजें सीख सकते हैं। ये प्रोविजंस प्रोवाइड करता है रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग में आप ये लगा के चलिए कि मान लो मैंने 10 पेड़ लगाए, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है बेसिकली इसके अंदर
कि 10 पेड़ लगाए हैं तो वो 10 पेड़ का क्या प्रोविजन रहेगा, तो वो मुझे दिखाने तो पड़ेंगे ना। तो अब जब पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे कोई उसको जाके ऑफिशियली चेक करे कि हाँ इस बच्चे ने ये यहाँ लगाए हैं, ये चीजें ऐसे डेवलप हुई हैं, सो वो चेक करना, असेस करना, यानी कि आप जो है जो पहले से आपने चीजें सीखी हैं उनको रिकग्नाइज करवा सकते हो, यानी प्रोविजन उसके लिए है हमारे पास, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, बट उसके लिए असेसमेंट मैंडेटरी है, असेसमेंट की जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है जी। फर्दर बात करें तो ये केटर कर रहा है क्रेडिटाइजेशन को सब्जेक्ट टू असेसमेंट। डेफिनेटली जो भी चीज क्रेडिट की जाएगी वो सब्जेक्ट टू असेसमेंट तो रहेगी ही, चाहे आपने कैसे भी चीजें सीखी हो, चाहे फॉर्मल लेवल पे, नॉन फॉर्मल लेवल पे, या आपने एनजीओज में काम करके, जैसे कई बार हम स्लम में काम करते हैं या एनजीओ के लेवल पे अलग अलग जगह पे काम करते हैं, सो उस काम को भी क्रेडिट करवाया जा सकता है। ठीक है। सपोर्ट्स एजुकेशनल एक्सेलरेशन, यानी एजुकेशन के लेवल पे चीजों को एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना। स्पीड अप इन द सेंस, मान लो कोई गिफ्टेड बच्चा है या किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या दिव्यांग है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, सो हर एक तरीके के बच्चे के हिसाब से वो एक्सेलरेशन रहेगी। ठीक है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। सो गिफ्टेड बच्चा है तो आप एक्सेलरेट कर दोगे उस चीज को, वो सपोर्ट करता है ये। दिव्यांग अगर हैं और उनको ज्यादा लर्निंग आवर्स की जरूरत है तो आप उस चीज को सपोर्ट करोगे। अलग से भी प्रोविजंस हैं कि जो हैकेथॉन्स हैं या आपने सब्जेक्ट ओलंपियाड में पार्ट लिया है तो जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं वो अगर पार्ट ले रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, सो उनके लिए भी प्रोविजंस हैं कि उनको आप क्रेडिट में ट्रांसफर करवा सकते हो। ओके। प्रोवाइड स्कोप फॉर क्रेडिटाइजिंग नेशनल और इंटरनेशनल अचीवर्स। सो यहाँ पे स्कोप आपके पास थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो गया है, नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर आपने कोई चीज अचीव की है या कोई आपने किसी फील्ड में काम किया है जो कि स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम इन्होंने दे दिया, इसके अंदर वेदास की बात आती है कि आपने वैदिक एजुकेशन ली हो या पर्टिकुलरली ये चीजें सीखी हो, सो वो इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो वो भी अगर कर रखा है तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं कि आप क्रेडिट करा सकते हो उन चीजों को। ओके। बार बार क्रेडिट बोल रहे हैं, क्रेडिट है क्या? सो क्रेडिट इज लाइक आपने कोई काम किया है, कोई चीज सीखी है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये क्रेडिट। ओके। सो एक तरीके से ये रिकग्नाइज कर रहा है उस चीज को, उसके लिए हम क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो देते हैं लर्नर्स को, एम्प्लॉयर्स या इंस्टीट्यूशंस को। सो वो क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी क्रेडिट आपको मिला है वो जिस क्रेडिट लेवल पे आप हैं उनको मल्टीप्लाई करके। ये मैं अभी बताऊंगी जब क्रेडिट्स की बात आएगी। ओके। टोटल नोशनल आवर्स की बात करें, यानी ओवरऑल नोशनल आवर्स कितने होने चाहिए, कितने लर्निंग आवर्स होने चाहिए, तो इन्होंने बोला कि जो प्री स्कूल पे है, स्कूल में है, हायर एजुकेशन में, वो सारे, मतलब ऐसा ना हो कि आप स्कूल लेवल पे अलग नोशनल आवर्स दे रहे हो, लर्निंग आवर्स, और हायर लेवल पे अलग दे रहे हो। ये अलाइनमेंट की बात करते हैं, और उस अलाइनमेंट के चक्कर में ये बोलते हैं कि भाई 1200 घंटे फिक्स हैं, एक्सेप्ट 5वीं तक, 5th क्लास तक ऑब्वियसली 800 और 1000 घंटे रहेंगे जो अभी बताऊंगी मैं आपको। उसके अलावा आप 6ठी क्लास से लेके चाहे पीएचडी लेवल तक आ गए हो, पर ईयर 1200 आवर्स जो है लर्निंग के आपके होने चाहिए। और उन 1200 घंटों को, ये याद रखने आपको, उन 1200 घंटों को हम 40 क्रेडिट में अवॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर 1200 घंटे हैं, 40 क्रेडिट हैं, तो एक क्रेडिट कितने का हो गया? 30 घंटे का, राइट। अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी 6 महीने की बात करेंगे, तो 1200 की जगह 600 हो गया, और क्रेडिट जो है वो 40 की जगह 20 हो गए। ठीक है जी। सो 20 क्रेडिट हो जाएंगे 6 महीने के, 600 नोशनल लर्निंग आवर्स हो जाएंगे, क्रेडिट्स की असाइनमेंट। अब बच्चा जो है वो फ्लेक्सिबली हो सकता है, एक कोर्स के साथ साथ वो बियॉन्ड 40 क्रेडिट्स भी कुछ सीखना चाहता हो तो वो भी कर सकता है यहाँ पे क्रेडिट को अर्न करने के लिए, और एक क्रेडिट में जो है वो अपने 30 लर्निंग आवर्स जो है वो काउंट किए जाएंगे। सो आपको 1200 याद रखना है, आपको 1200 के साथ साथ अभी चलो मैं याद रखने वाली चीज अभी बताती हूँ। ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो अपनी फाउंडेशनल स्टेज है उसके लिए घंटे हैं 800, जो हम उसमें भी पढ़ते हैं, अपनी आरटीई एक्ट में भी हमने पढ़ा हुआ है। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उसके लिए हम 1000 घंटे की बात करते हैं। इसके अलावा सभी स्टेजेस में, ये देखो, मिडिल स्टेज 6ठी से 8वीं, 9वीं से 12वीं, देन आप 8th 10th या एनआईओएस के थ्रू आपने किया तो वो भी आपके पास 1200 घंटे रहेंगे। इसके साथ साथ जो पर्टिकुलरली एनआईओएस के कोर्सेज हैं, जैसे मान लो आपने एनआईओएस से 8th किया, तो उसमें आपको याद हो हमने 240 आवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, राइट। वो 240 आवर्स पर सब्जेक्ट लेके चल रहे थे। सो अब वो 1200 के साथ साथ प्लस 240 और प्लस 150 घंटे प्रोजेक्ट के भी इंक्लूड कर रहे हैं।
ओके सो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा, अदरवाइज आप नोशनल आवर्स की बात आएगी तो 1200 ही लिखेंगे, वो सबके लिए सेम है। चाहे आप AICT से आपने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हो या आपने 1 से 2 साल की ITI की हो, पर ईयर आपके 1200 आवर्स होने चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन की गई है आगे फर्दर कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है बैचलर्स के बाद या आपने 2 साल की मास्टर डिग्री की है बैचलर के बाद, तो 1200 आवर्स पर ईयर रहेंगे। पर ईयर याद रखिएगा, कहीं आपको लगे कि पूरे कोर्स के 1200 घंटे नहीं, क्योंकि कई बार कोर्स 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का वेरी करता है, सो वो चीज क्या रहेगी यहाँ पे थोड़ी सी वेरी करेगी। अगर आप 1 साल का कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट तो वो सर्टिफिकेट हो जाएगा, 2 साल का है तो डिप्लोमा हो जाएगा और 3 साल की है तो डिग्री हो जाएगी, 4 साल की है तो वो चीज विद ऑनर्स हो जाएगी। ओके, तो वो चीजें आपको पता हो, बाकी 1200 घंटे आप याद रखेंगे। ठीक है जी। फर्दर अगर बात करें तो ये तो थे क्रेडिट्स की बात और सिर्फ नोशनल लर्निंग आवर्स की बात। अब जो हम बोल रहे हैं बार बार कि 1 से 8 लेवल तक इन्होंने क्रेडिट्स बनाए हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी इन्होंने की है कि वोकेशनल एजुकेशन की बात आएगी, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग स्किलिंग की बात आएगी तो भी लेवल 1 to 8 है। लेवल 1 पे लोवेस्ट कॉम्पिटेंसी है आप में और लेवल 8 के ऊपर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी आपने सीख ली है। ठीक है, अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें सो ग्रेड 5th जो है 5वीं क्लास में हम लेवल 1 मान रहे हैं, 5वीं के बाद 8वीं में देखो 4 लेवल, पहले जो 4 लेवल है ना 1 से 8 में वो स्कूल लेवल पे हैं, यानी आपने 5th क्लास में अगर पास कर लिया है तो फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया, 8th क्लास पास कर ली तो सेकंड लेवल, देन 10th क्लास में 3rd लेवल और 12th क्लास में 4th लेवल। ओके, देन हायर एजुकेशन में आ जाएंगे हम 4.5 से, जो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ये असेसमेंट बैंड की भी बात कर रहे हैं कि असेसमेंट बहुत जरूरी है, कि कोई भी क्रेडिट अर्न नहीं कर सकते आप जब तक उसकी अच्छे से असेसमेंट ना की गई हो। ओके, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये ढंग से ना भी दिख रहा हो, बिकॉज मैंने अपना लेवल बेस्ट कोशिश किया है इसको स्क्रीनशॉट करके ढंग से डालने के लिए, बट अगर ये ना दिख रहा हो तो नीचे जो PDF का लिंक दिया है उस PDF में जाके इसको देख लीजिएगा, वहां से नोट्स बना लीजिएगा। ये चीज है जी याद करने और लिखने वाली, समझने वाली। ओके, सो देखो 5 साल यहाँ पे सबसे पहले 5 ईयर फाउंडेशनल लर्निंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 800 घंटे दे रहे हैं पर ईयर। ओके, अकेडमिक बैंड और आवर्स ऑफ लर्निंग पर ईयर दे रखा है फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में। 3 साल है तो प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की, उसमें हम 1000 घंटे पर ईयर। उसके बाद जो भी है 3 साल की मिडिल है, 2 साल का सेकेंडरी है, 2 साल का सीनियर सेकेंडरी है, देन अपने पास ये 4 साल का यूजी या 3 साल का यूजी है हमारे पास अंडर ग्रेजुएट, फिर अपने पास पीजी भी है 1 साल का या 2 साल का उस हिसाब से, देन डॉक्टरल डिग्री है। सो ये सारों में यानी ये प्रिपरेटरी स्टेज के बाद यानी बेसिकली 6ठी क्लास के बाद आपके जो आवर्स रहेंगे वो 1200 आवर्स पर ईयर रहेंगे। पहली चीज जो याद रखने वाली है। दूसरी चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि क्लास 5th है तो अपना लेवल क्या है 1 है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में NSQF लेवल 1 है। क्लास 8th है तो लेवल 2 है। अब 10th में हमने बोला लेवल 3 तो 9th में लेवल हो गया 2.5। ओके, देन 9 अपने 11th में हो गया 3.5, 12th में 4, देन अंडर ग्रेजुएट का पहला साल अगर बात हो रही है तो 4.5 लेवल हो गया, दूसरे साल में 5, तीसरे साल में लेवल हो गया 5.5, 4th ईयर भी अगर जैसे बीटेक वगैरह या ऑनर्स से आप करते हो 4 साल का कर रहे हो, या फिर पीजी का पहला लेवल, मान लो यूजी के बाद मान लो मैंने सिर्फ बीएससी की है 3 साल की, तो मेरा एमएससी का जो पहला साल होगा उसका लेवल रहेगा 6, और वही 6 लेवल रहेगा जो बीटेक कर रहे हैं उनका जो 4th ईयर है उसका। ओके, देन पीजी का, मेरी पीजी का सेकेंड ईयर कितना रहेगा 6.5, लेकिन जिन्होंने 4 साल की यूजी की है वो तो पीजी करेंगे ना, अभी एमटेक वगैरह कुछ कर रहे हैं, सो उसके लिए लेवल हो जाएगा उनका जो पहला साल होगा मास्टर्स में, एमटेक में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो 1 साल का, उसका जो पहला साल होगा उसका भी लेवल 6.5 रहेगा। ओके, हमारे लिए पीजी यहाँ पे खत्म हो गई है, बीएससी एमएससी खत्म हो गई, यानी एमएससी 6.5 लेवल पे हो गई एमएससी एम में, बट जो पीजी इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं, एमटेक वगैरह वाले कर रहे हैं 2 साल की उनकी भी, उनका लेवल यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है जी, जो एमटेक या इंजीनियरिंग की पीजी डिग्री है ना उसके लिए है ये लेवल 7, और लेवल 8 अपना हो जाएगा पीएचडी की डिग्री के लिए। ये याद हो गए लेवल्स, यहाँ पे भी लेवल लिखे हुए देखो 8, 7, 6.5 ये लेवल्स हैं। ओके, ये लेवल्स जब आपको याद हो गए, और क्रेडिट्स हमें पता है 40 क्रेडिट है क्योंकि 1200 घंटे हैं। ओके, तो ये जो क्रेडिट्स अर्न किए हैं पर ईयर और ये जो लेवल है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्रेडिट पॉइंट आ जाएंगे।
ओके ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 क्रेडिट लेवल है पीएचडी का और अपने क्रेडिट्स कितने 40 हैं, 8 चौके 32 यानी 320 क्या हो गए अपने क्रेडिट पॉइंट्स हो गए। यहाँ पे 7वां लेवल है 7 चौके 28 280 पॉइंट्स हो गए। सो ये क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो गिने जाएंगे। ओके ये क्रेडिट पॉइंट्स आप डेफिनेटली 6 के बाद याद रखिए, बिकॉज उससे पहले और भी पॉइंट्स में है, जैसे 0.1 0.2 4 6 8 इस तरीके से हैं। बाकी वाले अपने यहाँ पे जब शुरू हुए तो हम मेजरली ये 2.5 से याद रख सकते हैं कि क्रेडिट लेवल अपना 8th में 2 है तो 9th में क्या हो जाएगा 2.5, 10th में 3, देन 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। ये लेवल्स जो हैं वो पूछे जाते हैं जी, ठीक है। आई होप मैं आपको ये चीज समझा पाई हूँ। इसके साथ साथ जो हमने बोला ना क्या बोलते हैं उसको, वोकेशनल एजुकेशन वाले हैं, उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कहीं स्पेसिफिकली वोकेशनल एजुकेशन आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली आप उस पीडीएफ पे जाइए जो मैंने लिंक में प्रोवाइड की है और वहां से और भी डिटेल में अपने वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज के क्रेडिट्स को आप कर सकते हैं। वो और ज्यादा डिटेल में दे रखे हैं जो कि इन जनरल हमें जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। ओके पहली चीज याद करने वाली ये वाली स्लाइड है। दूसरी चीज जो याद रखनी है आपको, अच्छा ओके पहली चीज हमने कलसी का नाम याद रखना है जो अपने चेयरपर्सन है। दूसरी चीज हमने ये याद रखनी है ये वाली स्लाइड, और तीसरी चीज हमें ये याद रखनी है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। सो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 3 डायमेंशंस की बात करता है। एक है एकेडमिक एक्सेस यानी एकेडमिक लेवल, एक डायमेंशन हो गया जिसमें हम प्री स्कूल से लेके पीएचडी तक की बात कर रहे हैं। दूसरा है आपका स्किल एक्सेस जो कि स्किल्स की बात करेगा, जिसमें हम 1 से लेके 8 लेवल तक बात कर रहे हैं। ओके जैसे पहले कोई भी एजुकेशन नहीं है, आपने 5th कर रखी है, देन आपने रीडिंग राइटिंग आती है और एक्सपीरियंस है आपको, देन आपको 10th कर रखी है, 10th या 8th कर रखी है, 8 या 5 साल का एक्सपीरियंस है, 12th कर रखी है तो 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है आपको, इस तरीके से। सो ये चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में, ये इंडिकेटिव एंट्रीज हैं क्राइटेरिया स्किल एंट्री के लिए, बट आप सिर्फ इतना याद रखिए 3 डायमेंशन हैं, एक एकेडमिक, एक स्किल और तीसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सेस। तो ठीक है, तो 3 डायमेंशंस रहेंगे ये क्रेडिट लेवल्स देने में, एक एकेडमिक, एक स्किल और एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि एकेडमिक एक्सेस पे हम प्री से लेके पीएचडी तक जाते हैं और 8 लेवल्स हैं अपने। यहाँ पे जो एक्सपीरियंशियल वाली लर्निंग है इसमें 4 स्टेजेस हैं एक तरीके से, एक ट्रेंड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट और मास्टर। अगर आपने 1 साल या उससे कम जो है एक्सपीरियंस है आपका तो आप उस चीज में ट्रेंड हैं। अगर आपने 1 से 4 साल की बात हो रही है तो प्रोफिशिएंट हैं, 4 से 7 साल की बात हो रही है तो आप एक्सपर्ट हैं, और सबसे ज्यादा 7 से ज्यादा साल की बात हो रही है तो आप उस चीज में मास्टर हासिल कर चुके हैं। ओके सो ये 4 स्टेजेस आप याद रख सकते हो और ये 3 डायमेंशंस आपको याद रखने हैं। ओके जी, देन अगर बात करें तो क्रेडिट को एक्यूमुलेट करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर में हमने बोला इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए। सो इंटरनेशनल लेवल पे इक्विवेलेंस कैसे आएगी, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी अकॉर्ड को, किसी ट्रीटी को साइन करेंगे, राइट। सो उसमें 1-2 चीजें याद रखने की हैं। पहला है वॉशिंगटन अकॉर्ड, सिर्फ इतना सा याद रखिए कि 1989 में ओरिजिनली इसको 6 कंट्रीज ने साइन किया था। ये अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम को एक्रेडिटेट करने के लिए है, यानी इंजीनियरिंग अगर मैंने वॉशिंगटन अकॉर्ड साइन कर रखा है और हमारे मान लो हमारे देश ने कर रखा है, तो वो जो जिन जिन देशों ने ये साइन किया है उन देशों में वो इंजीनियरिंग की डिग्री सेम मानी जाएगी। यानी आपने इंजीनियरिंग यहां से की है या उन 6 में से किसी कंट्री से की है, वो लेवल आपका सेम माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। ओके सो वो वॉशिंगटन अकॉर्ड है जो कि मोबिलिटी को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और प्रोफेशनल्स में इंटरनेशनल लेवल पे। अभी की बात करें तो पहले 6 थे, अब 21 नेशंस ने इसको साइन कर रखा है। 13 जून 2014 को हमने भी इसको साइन किया, वी आर परमानेंट मेंबर। उसके बाद 6 साल के कंप्लीशन के बाद हमने इसको रिन्यू किया, हम परमानेंटरी साइनेटरी हैं। ये अपना जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एक परमानेंट साइनेटरी है वॉशिंगटन अकॉर्ड का। इसीलिए आप फोकस में देखेंगे तो यूजुअली जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो काफी मोबाइल रहते हैं इस चीज में कि उन्होंने यहाँ से डिग्री की है, वो बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो वाली चीजें। ओके तो वो मोबिलिटी इसकी वजह से है, वॉशिंगटन अकॉर्ड की वजह से। उसी के साथ साथ एक बोलोगना प्रोसेस है, वो बोलोगना प्रोसेस सिर्फ यूरोप के लिए है, यूरोप के लिए। सो यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर एंड एक्यूमुलेशन सिस्टम,
एक एग्जाम्पल है इसका कि 3 साइकिल डिग्री, मतलब 3 साइकिल डिग्री स्ट्रक्चर है कि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री। सो आप उस हिसाब से चीजों को करके चलते हो। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगे वो डेफिनेटली इसके अंदर क्या रहेंगे, अपने मतलब वो एरिया लिमिटेड रहेगा, फिर जो हमने बात की कि वहां मोबिलिटी पॉसिबल है। देन है इसी बोलोगना प्रोसेस के बेसिस पे 3 जो हमने बोला ना 3 बोलोगना प्रोसेस साइकिल्स हैं, वो ड्राफ्ट किए गए। क्या ड्राफ्ट किया गया, जिसको हमने डबलिन डिस्क्रिप्टर बोला, जिसमें हम इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो चीज की, देन अप्लाई कर पाओ, आप जजमेंट्स कर पाओ, और कम्युनिकेशन स्किल और लर्निंग स्किल्स आपके पास हो। उसके अलावा 3 चीजें जो आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, वॉशिंगटन अकॉर्ड और बोलोगना प्रोसेस के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कन्वेंशन ऑन रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। सो ये यूनेस्को ने अडॉप्ट किया अपने 40th सेशन में 2019 में। सो 2019 याद रखिए, ग्लोबल कन्वेंशन ऑन रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, कि कैसे आप फैसिलिटेट कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे एकेडमिक मोबिलिटी हायर एजुकेशन के बाद। ओके, सो वो चीज के लिए ये वर्ल्ड वाइड साइन किया गया यूनेस्को के द्वारा, उन्होंने अडॉप्ट किया इसको। एक है सिडनी अकॉर्ड जो कि 2001 जून में जो है साइन किया गया था, मतलब ये सिडनी अकॉर्ड उस टाइम पे बना। ये भी स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले एकेडमिक प्रोग्राम्स के साथ डील कर रहा है। 11 कंट्रीज जो है इसके अंदर कवर्ड है। डबलिन अकॉर्ड की बात करें तो डबलिन अकॉर्ड 2002 में ओरिजिनली साइन किया गया। 9 कंट्रीज इसके पार्टिसिपेटरी हैं, प्लस ये जो अपनी कमेटी थी, हाई लेवल कमेटी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क वाली, इन्होंने रिव्यू करके ये चीज बोली कि हाँ, हम जो है डबलिन अकॉर्ड का पार्ट बन सकते हैं। सो वो इन्होंने सजेशन यहाँ पर दिया है। ठीक है जी। सो ओवरऑल हमें ये समझ आता है कि जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसके डेवलपमेंट की वजह से, और जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, ये बहुत फैसिलिटेट करेंगे हमारे जो चीजें हम करना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं एनईपी 2020 के बेसिस पे, सो उधर हम जा सकते हैं। अब डेफिनेटली कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 4 में मेंशन है। स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए, एक तो एजुकेशनल एक्सेलरेशन के लिए, यानी कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं उनकी एक्सेलरेट हो एजुकेशन ताकि वो जल्दी कंप्लीट कर पाए अपने क्रेडिट्स को, उसके लिए प्रोविजन है हमारे पास। देन हमारे पास अलग अलग फील्ड में, यानी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने कुछ चीजें अचीव की हैं उनको क्रेडिट में कन्वर्ट करने का प्रोविजन है अपने पास। जो रिकग्निशन है प्रायर लर्निंग का, जैसे वो 10 पेड़ लगाने वाली बात की थी, वो एग्जाम्पल प्रायर लर्निंग में आ जाएगा, तो उसका भी प्रोविजन है हमारे पास कि हम कैसे क्रेडिट करेंगे। देन हमारे पास प्रोविजन है क्रेडिटाइजेशन ऑफ स्पेशल केसेस का, यानी दिव्यांग्स हो गए या पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए, तो उनको कई बार हो सकता है कि नंबर ऑफ क्रेडिट्स तो सेम मिलेंगे बट उनको जरूरत लर्निंग आवर्स की जरूरत ज्यादा हो। ठीक है, तो लर्निंग आवर्स भले ही उनके हम ज्यादा कर लेंगे बट उनको चीजें सिखा के लेवल पे सेम लेके आएंगे, क्रेडिट का जो लेवल रहेगा वो सेम रहेगा। देन स्पेशल इवेंट जैसे हैकेथॉन है या ओलंपियाड है, वहां के प्रोविजंस की, अगर आपने वहां पार्टिसिपेट किया है, वहां चीजें की हैं, तो उसके प्रोविजंस भी अलग रहेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो सेक्शन 5 में आउटकम्स मेंशन किए गए हैं कि कैसे आप जो है एक्सपेक्टेड, मतलब क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट फ्रेमवर्क की। तो स्टूडेंट्स, ये बेनिफिशियरीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है। स्टूडेंट डेफिनेटली उनकी क्रेडिटाइजेशन हो रही है लर्निंग आवर्स की, सारी की सारी लर्निंग की क्रेडिटाइजेशन हो रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन, वो भी फ्लेक्सिबल करिकुलम के साथ उनको मिल रही है। फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज में, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाला काम हो रहा है। देन प्रोविजन है उनके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, कि वो कहीं भी कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं चीजों को। ओके, इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यूनिफिकेशन हो रहा है जी, ताकि आप प्रमोट कर पा रहे हो बेटर तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को। ज्यादा डाइवर्सिफाइड और रिच स्टूडेंट नॉलेज बेस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन है। देन प्रमोट कर रहे हो आप स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आप ट्रांसफर करवा सकते हो क्रेडिट के बेसिस पे। सिंपल एंड यूनिफॉर्म क्रेडिट मैकेनिज्म है हमारे पास बिल्कुल अच्छे से, जिससे आप ट्रांसफर कर सकते हो, जो मैंने अभी अभी बात की। गवर्नमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। हेल्प इन फुलफिलिंग द नेशनल विजन, की डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
है टू अचीव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ मेकिंग स्किल कैपिटल। इंडिया को स्किल कैपिटल बनाने में ये हेल्प करेगा क्योंकि हमने क्रेडिट वाला काम कर दिया और सबके लिए सेम क्रेडिट्स हैं। हम वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग या स्किलिंग उसको बेटर बनाने की, एस्पिरेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी शॉर्ट टर्म फ्यूचर स्किल्स जो है वो ऑब्टेन की जा सकती हैं। आप स्किल अप कर सकते हो खुद को, रीस्किलिंग की जा सकती है। आप अलाउ कर सकते हो, अलाउ स्टूडेंट्स टू अटेन नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अप्रूव, कि फाउंडेशनल स्किल्स जो है वो वहां से अप्रूव्ड हो, उनको क्रेडिट मिले हुए हों। सो वो सारी चीजों का प्रोविजन यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हार्ड सेपरेशन रिमूव हो गया है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हार्ड, ठीक है। जो अपना डिस्टिंक्शन था आर्ट साइंस वो वाला भी नहीं रहा। अब तो हर एक एकेडमिक स्किल या एक्सपीरियंस लेवल पे आपको क्रेडिट मिलेंगे, सेम क्रेडिट मिलेंगे। देन आप एनहेंस कर रहे हो कोर लर्निंग का स्कोप ताकि वो बेटर तरीके से सीख पाए। इंस्टीट्यूशंस जो वो रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस कर सकते हैं, उनका इंक्रीज हो जाएगा फोकस यहाँ पे। डिजिटल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, हर एक तरीके की लर्निंग चूंकि क्रेडिट की जा रही है तो इंस्टीट्यूशंस के लिए वो प्रमोशन हो जाएगा कि वो प्रमोट कर सकते हैं इस तरीके की चीजों को, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को लिवरेज मिलेगा यहाँ से। देन गवर्नमेंट के लिए और हाईली एजुकेटेड और ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे हमारे पास, तो हम आत्मनिर्भर भारत बना पाएंगे। कुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल काइंड ऑफ स्ट्रीम्स, यानी आप एग्रीकल्चर, मेडिकल, लॉ, इन सब चीजों पे आप इस चीज को एक्सटेंड कर सकते हो फिर अगर ये चीज बेटर निकल के आती है तो। इंडस्ट्री में बात करें तो ये फ्यूचर डिमांड जो गैप आ रहा है कि भाई पढ़ा क्या रहे हो और इंडस्ट्री में क्या स्किल सेट चाहिए, वो गैप कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। स्टूडेंट्स को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड हैव स्किल एनहेंस्ड मल्टी क्रॉस सेक्शनल स्किल्ड पूल ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ, तो उनके अंदर स्किल्स होंगी। सो ये बेसिकली आउटकम्स हैं, प्रपोज्ड आउटकम्स हैं जो कि किसकी वजह से आएंगे, अपने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की वजह से आ जाएंगे, जो कि डेफिनेटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विजन को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। अब बात आ जाती है समरी की। ये चीजें हमने पढ़ ली, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें फैक्चुअल हैं, याद करने की हैं। समरी की बात करें तो ओवरऑल हमने क्या बात की कि एनईपी 2020 के अलाइनमेंट में हम काम कर रहे हैं, उसके विजन को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस चीज को, विजन को पूरा करने के लिए हम फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं एक नेशनल लेवल पे क्रेडिट एक्यूमुलेशन और ट्रांसफर सिस्टम। उसके लिए हम बात करते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हो गया। वो सिंगल मेटा फ्रेमवर्क है, यानी इंक्लूसिव है, सब चीजों को इंक्लूड करके चल रहा है। स्कूल एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, वोकेशनल और स्किल एजुकेशन को, हर तरीके की एजुकेशन को, यानी आप हर जगह पे क्रेडिट्स अर्न कर रहे हो, राइट। क्रेडिटाइजेशन के लिए अगर आप बात करेंगे तो इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पे 3 फ्रेमवर्क्स की बात की जाती है। एक है, या फिर आप ये मान लीजिए ये 3 वर्टिकल्स हैं जो इसके अंडर काम कर रहे हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दूसरा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तीसरा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या फिर इसी को हम नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं। सो ये 3 हैं यहाँ पे, वर्टिकल्स बोल लो इनको, या ये 3 फ्रेमवर्क इसके अंडर काम कर रहे हैं वो बोल लो। तो एनसीआरएफ के 3 वर्टिकल्स हैं, आप ये बात मान के चल सकते हैं, ओके। फर्दर अगर बात करें तो अगर इसका इंप्लीमेंटेशन बेटर तरीके से हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर हमारे विजन के लिए, हमारी एनईपी वाली पॉलिसी के लिए वगैरह वगैरह। सो वो सारी अच्छी वाली चीजें यहाँ रहेंगी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है वो एक ब्रॉड बेस, मल्टी डिसिप्लिनरी, होलिस्टिक एजुकेशन, इमेजिनेटिव, नीड बेस्ड, तो यानी जो जो अच्छी चीजें आ सकती हैं वो सारी चीजें यहाँ इंक्लूडेड हैं। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देन अगर हम देखें तो इसमें हमने असाइन किया है क्रेडिट को, एक्यूमुलेट किया है, स्टोर किया है, ट्रांसफर किया है, रिडीम किया है। सो ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। जो अपने जो 2 स्लाइड्स की मैंने इंपॉर्टेंट बात की थी, उनके अलावा ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको, ओके। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। फुल सपोर्ट करता है ये एजुकेशनल एक्सेलरेशन को, जो मैंने आपको बताया था कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेलरेट करना, उनकी लर्निंग को, प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज करना, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी, ओके। टोटल नोशनल लर्निंग आवर्स हमने 1 साल के लिए 1200 बताए हैं। 40 क्रेडिट में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और 1 क्रेडिट का मतलब हमारे पास आ गया 30 नोशनल लर्निंग आवर्स, ओके। ऑटोनोमस या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थोड़ा डिफर कर सकते हैं अपनी थियरी प्रैक्टिकल, उस बेसिस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी उनके पास चांस है। इंडिपेंडेंट रहेंगे सारे के सारे क्रेडिट्स, किसी भी स्ट्रीम पे, सब्जेक्ट पे, टाइप ऑफ लर्निंग पे डिपेंड नहीं करेंगे। जो लर्निंग है वो आप अगर एडिशनल कोर्सेज करना चाह रहे हो तो बियॉन्ड 40 क्रेडिट्स भी आप एडिशनल क्रेडिट्स जो है वो गेन कर सकते हो।
पढ़ के। अब लर्निंग आवर्स मैंने बोला ना 1200 घंटे, तो 1200 घंटे में क्या क्या आएगा, सब कुछ आ जाएगा। चाहे आप क्लासरूम लर्निंग की बात कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की, प्रैक्टिकल, लेबोरेटरी वर्क की, इनोवेशन लैब्स की, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सब चीज़ों को। इनफैक्ट ये एक OJT लिख रखा है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे अलग लगा थोड़ा। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है कि आपने जॉब के दौरान जो ट्रेनिंग की है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो वो सारे घंटे इसके अंदर शामिल होंगे जो हम 1200 घंटे पर ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा 1200 पर आर नहीं, 1200 आर पर ईयर। ओके, ओवरऑल हम चाहते हैं कि हमारा फोकस जो है वो क्लासरूम एजुकेशन से शिफ्ट हो जाए कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे। क्योंकि अगर आउटकम बेस्ड की बात करेंगे तो यानी कुछ ना कुछ स्किल तो निकल के आ रही है, ताकि वो जो गैप आ रहा है इंडस्ट्री की वजह से, यानी इंडस्ट्री को स्किल वाले लोग चाहिए, स्किल है नहीं क्योंकि कुछ और अलग पढ़ाया जा रहा है स्कूल कॉलेज लेवल पे, सो वो चीज़ ना आए। तो हमें क्लासरूम लर्निंग से शिफ्ट करना है कॉम्पिटेंसी और लर्निंग आउटकम बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ओके, इस फ्रेमवर्क के अंडर हमने क्रेडिट्स की बात की है। ये क्रेडिट्स किस पे बेस्ड है, ये पॉइंट आप याद रखिए कि ये क्रेडिट जो लेवल हमने किया है ये बेस्ड है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो वो इकट्ठे जो आपने चीजें सीखी हैं साल दर साल, उसके ऊपर बेस्ड है ये। हमने देखा स्कूल लेवल तक हम 4 क्रेडिट्स की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन पे आके हम 4.5 to 8 लेवल के क्रेडिट की बात कर रहे हैं। तो ये हमने डिटेल में 1 से 8 तक बात कर ली है। वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भी 1 से 8 लेवल ही हैं। ये 8 लेवल मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताए हैं, तो ये आप जो है उस PDF से देख सकते हैं अगर आपको बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी है। आप एटलीस्ट PDF को स्क्रॉल तो कर ही सकते हैं अगर आपको करना है तो। ओके जी, यूजुअली क्वेश्चन यहां से अभी तक देखने को नहीं मिलता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज आ जाती है जब वोकेशनल एजुकेशन की बात आती है। ओके, असेसमेंट मैंडेटरी है जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीपल जो जो आपका क्रेडिट पॉइंट वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि कितने क्रेडिट आपने अर्न किए, उसको प्लस आपका जो लेवल है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, एडिशनली ये क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि अपने NEP 2020 ने बात की थी, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसको, या फिर आप डिजी लॉकर से भी लिंक कर सकते हैं ताकि कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है वो आपकी आराम से पता चल सके। ओके, फर्दर जो है ये क्रेडिट कर रही हैं, हमने देखा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को इंक्लूडिंग जो आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन किया है, चाहे आप ऑनलाइन लेवल पे पढ़े हो, डिजिटल लेवल पे पढ़े हो, या फिर आप ब्लेंडेड लर्निंग में पढ़े हो, हर एक लेवल ऑफ लर्निंग को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके जी, जो ब्लेंडेड लर्निंग वाला ऑप्शन है वो एक तरीके से एक्सेसिबिलिटी ऑफ लर्निंग को एनहेंस कर देगा इन इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि जो स्पेसिफिकली 90% ऑफ नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं या फिर दिव्यांग्स हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाएगी, क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग के ऑप्शन को भी आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। ओके, सो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ओवरऑल एनकरेज करता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ताकि वहां पे भी हम इक्वल लेवल पे काम कर सकें, इक्विवेलेंस की ये बात करता है। उसके साथ साथ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल ये अपना नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क था, जो समरी में ओवरऑल इन्होंने बोल दिया कि ये इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करेगा, एनेबल करेगा उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड, रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए थी ना वो अब यहाँ मिल जाएगी उनको। ठीक है, सो वो सारी चीजें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की वजह से हो जाएंगी। 3 क्वेश्चंस करेंगे हम। 3 क्वेश्चंस में से पहला आपके सामने है, ये PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है किसी एग्जाम में। एकेडमिक लेवल आपको UG 3rd ईयर का पूछा है। देखो, तो मैंने आपको बताया था कि आपका 5th क्लास की अगर बात करें तो लेवल 1, देन 8th की बात करोगे तो 2, 10th की बात करोगे तो 3, 12th की बात करोगे तो लेवल 4 हो गया। 4.5 आ जाएगा पहला साल PG का, 5 आ जाएगा अपने दूसरा साल, और 5.5 आ जाएगा तीसरा साल, राइट। तो तीसरा साल NSQF लेवल 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लेवल 4 डॉक्टरेट डिग्री तो 1 to 8 है, 8वां लेवल हमारा डॉक्टरेट डिग्री का है। ओके, देन है NCRF इज अ मेटा नेटवर्क विच डजंट कंसिस्ट, इनमें से किसको वो एक वर्टिकल की तरह इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या फिर स्कूल स्किल क्वालिफिकेशन। तो स्कूल स्किल जैसा कुछ नहीं है जी, ये ऊपर वाले 3 जो हैं वो हमारे वर्टिकल हैं, एक स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ओके, सो ये 3 फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ इंक्लूड करेंगे हम। जो स्कूल एजुकेशन वाला है उसको हम NCF भी कई बार बोल देते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
ओके, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एनसीआरएफ आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा, थोड़ा सुनने में कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिली होंगी। बाकी जो फैक्चुअल पोर्शन याद करने का है वो मैंने आपको बता दिया है। लेवल्स आपको याद रखने हैं, 3 जो डायमेंशंस हैं वो आपको याद रखने हैं, उन डायमेंशंस के अलावा आपको चेयरपर्सन कौन है वो याद रखने हैं। सो कुछ एक जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी आप स्क्रॉल करके जो है इस पीडीएफ को भी देख सकते हैं जो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.